मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन डी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन इससे पहले इसकी चीज़ों का अध्ययन कर चुके हैं, आज हम ये समझ लेते हैं। तो हम अपन की सेकेंड यूनिट चल रही है, इसके अंदर प्रभावी शिक्षण का अर्थ, परिभाषाएं और विशेषताएं, तत्व, विकल्प, ये सारी चीज़ों का अपन अध्ययन कर चुके हैं। और अब अपन क्लासरूम इंटरेक्शन स्ट्रेटेजी का अध्ययन करेंगे। इसका अर्थ होता है कक्षा कक्ष में अनुदेशन रणनीतियाँ, यानी कक्षा कक्ष अनुदेशन रणनीतियाँ। तो हमारा टॉपिक है कक्षा कक्ष अनुदेशन रणनीतियाँ। मतलब रणनीति क्यों तैयार की जाती है, अपन इसका अध्ययन करते हैं कि शिक्षा को प्रभावी कराने के लिए कक्षा कक्ष में अनुदेशन रणनीतियाँ क्यों तैयार की जाती है कि जिससे कि अपनी कक्षा में होने वाली क्रियाएं प्रभावशाली हो जाए या शिक्षण प्रक्रिया उनकी प्रभावशाली हो जाए, इसलिए कक्षा कक्ष अनुदेशन रणनीति तैयार की जाती है। तो इसके अंतर्गत कौन से क्रियाकल्प आते हैं, इसको प्रभावशाली कैसे बनाए, इसके उद्देश्य कैसे हो। तो इसलिए शिक्षक को चाहिए कि जो कक्षा का वातावरण है वो अच्छा हो, है ना, और जो विद्यार्थी की वो क्रिया है वो अच्छी हो, कक्षा योजना अच्छी हो, कक्षा का आयोजन अच्छा हो, प्रक्रिया अच्छी हो, दिनचर्या जो है वो अच्छी हो, ये सारी चीज इसके अंदर रणनीति के अंतर्गत आती है। एक शिक्षक कौन सी रणनीति तैयार करे जिससे कि बच्चे का स्तर अच्छा हो और अनुदेशन है जो अच्छी हो जाए। इस प्रकार से जो कक्षा का अनुदेशन रणनीति है वो तैयार की जाती है, जिससे शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी को रणनीति तैयार कर उसको अच्छे से अच्छा अधिगम कराया जाए और शिक्षण कार्य अच्छे से सफल हो जाए और प्रभावशाली हो जाए। इस प्रकार से कौन सी रणनीति होगी जिसके प्रकार से कक्षा शिक्षण को अच्छे से अच्छा बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से पहला पॉइंट है इसमें, इसका पहला है, इसका है सही कक्षीय वातावरण निर्मित करना। सही कक्षीय वातावरण तैयार करना। अब जो ये पॉइंट है, तो कक्षा कक्ष अनुदेशन रणनीति तैयार कर रहे हैं, तो सही कक्षीय वातावरण तैयार करना, यानी अनुदेशन का कार्य जो अपन पढ़ रहे हैं, कौन सी चीज का टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्रभावी शिक्षण। तो प्रभावी शिक्षण के लिए ये है प्रभावी शिक्षण। तो इस चीज को अपन इससे जोड़ते हैं, प्रभावी शिक्षण कब होगा, प्रभावी शिक्षण जब होगा जब सही कक्षीय वातावरण तैयार होगा, यानी जो क्लासरूम जो है, जो अपन का है अनुदेशन है, कक्षा कक्ष अनुदेशन है, वो वातावरण जब सही होगा और शिक्षण जब प्रभावी होगा, तो कक्षा का वातावरण अच्छा होगा, वहाँ पर सारी कक्षा में जो सुविधाएं चाहिए होगी शिक्षक को वो सुविधाएं तैयार होंगी। तो इससे क्या होगा, इससे रणनीति में सर्वप्रमुख हिस्सा यही है कि एक सही कक्षीय वातावरण निर्मित करना। शिक्षक अपनी कक्षा में अधिगम के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करें, जिससे छात्र तनाव रहित होकर स्वयं सुरक्षित महसूस करें। इसी प्रकार से उचित वातावरण के निर्माण के लिए छात्रों के साथ क्या करना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए। और एक शिक्षक को चाहिए कि अगर अपन को कक्षा का अनुदेशन रणनीति तैयार करनी है, तो किस प्रकार से एक क्लास का निर्माण करें, जिसमें वातावरण कैसा हो जिससे कि शिक्षण प्रभावशाली हो जाए। इसी प्रकार से अगर बालक को अगर बालक शिक्षक का व्यवहार है, अगर बालक के प्रति तनाव हो रहा है, तो बालक कभी भी अपनी जो भी उसकी सोच है, उसके जो विचार है, जो उसकी समस्या है, वो उस पर विचार विमर्श नहीं करेगा। इसलिए कक्षा का
अच्छा होगा और प्रजातांत्रिक विचार अच्छे होंगे, मतलब बच्चा स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचारों को रख सकेगा। इसलिए एक शिक्षक का व्यवहार ऐसा हो जिससे कि जो अनुदेशन का कार्य करना है कक्षा कक्ष में, जो रणनीति तैयार करनी है, जिससे सही कक्षीय वातावरण तैयार करना है, तो वो अपने व्यवहार को अच्छा रखे और अपनी जो कक्षा का वातावरण है उसको तनावपूर्ण रखे, एक सहयोगपूर्ण, प्रेमपूर्ण, मित्रतापूर्ण उस तरह से रखना चाहिए और उसी प्रकार से होगा प्रभावी शिक्षण, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा सही कक्षीय वातावरण तैयार करने का मतलब क्या है और क्यों जरूरी है। तो ये इसलिए है प्रजातांत्रिक गुणों के विकास के लिए, लिख सकते प्रजातांत्रिक गुणों के विकास के लिए वह छात्रों से विचार विमर्श के लिए, तो क्या होगा, इससे कक्षा का वातावरण सही होगा, तो बालक अपने विभिन्न गुणों का विकास करेंगे और छात्रों में विचार विमर्श के लिए उन्हें सुरक्षित महसूस होगा, तनाव रहित नहीं रहेंगे और वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। यानी बालक अगर कक्षा का सही वातावरण है तो बालक अपने आप को, जो छात्र विद्यार्थी हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे और वो अपना दिमाग पढ़ाई में अच्छे से लगा सकेंगे और इस प्रकार से शिक्षक की जो कक्षा का अनुदेशन की रणनीति है वो पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगी। इसलिए सही कक्षीय वातावरण निर्मित करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है उचित कक्षा योजना। ये तो मालूम है कि अगर शिक्षण कार्य को सफल बनाना है तो उचित कक्षा योजना बहुत आवश्यक है। अगर कक्षा योजना आपकी अच्छी नहीं होगी तो अनुदेशन की रणनीति काम नहीं करेगी। इसके माध्यम से कक्षा की गतिविधियों में छात्रों की भागीदारी और सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। क्या होता है, जो छात्रों की जो कक्षा की गतिविधि है तो उनमें सहयोग मिलता है और उसकी जो गतिविधि है वो अच्छी होती है और क्या होगा, इसके माध्यम से गतिविधियां बन जाएंगी और जो वातावरण है वो भी अच्छा हो जाएगा और कक्षा का कैसा बन जाएगा, आकर्षक बन जाएगा। इसलिए शिक्षक को अपने छात्रों को अपनी कक्षा शिक्षार्थी के अनुकूल बनाने की प्रक्रिया पर ध्यान देना चाहिए। यानी जो कक्षा का वातावरण है, उचित कक्षा योजना का मतलब यही है कि एक शिक्षक को ये चाहिए कि बालक को ऐसी कक्षा योजना दे जो बालकों के अनुसार उचित हो, जिसमें बालक स्वतंत्र हो और अपने विचारों को रख सके और ऐसी योजना जिससे उनको सारी सुविधाएं उस कक्षा में मिल सके और अपनी पढ़ाई से संबंधित वो सारे कार्य कर सके और अपनी जो उसकी शिक्षार्थी को अनुकूल बनाने वाली जो चीजें हैं, जो कक्षा कक्ष की जो है सारी चीज उसको उपलब्ध हो सके। इसलिए उचित कक्षा योजना बनाना एक शिक्षक का याद वो दायित्व है और कक्षा कक्षा अनुदेशन अगर रणनीति करना है तो कक्षा योजना जो बनानी है उसको कैसे पढ़ाना है, पाठ्यपुस्तक कैसी रखनी है, छात्रों से विचार विमर्श कैसे करना है, कौन सी चीज़ों का प्रयोग करना है जिससे छात्रों को अच्छे से समझ में आ जाए और अनुदेशन का कार्य पूर्ण हो जाए। कि कक्षा कक्ष में अनुदेशन किस प्रकार से दिया जाए कि जिससे एक कक्षा का वातावरण बहुत अच्छा बन जाए। तो इसमें यही है कि उचित कक्षा योजना में कि बालक को चाहिए कि जो भागीदारी सहयोग मिले, मदद मिलती रहे, गतिविधियाँ अच्छे से हो, वातावरण में सहायता मिले। मतलब उत्पादक कार्य जो करते हैं, कोई भी क्रिया होती है उसके लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार करना, चाहे वो शिक्षण से संबंधित हो, खेल से संबंधित हो या किसी भी चीज कोई प्रतियोगिता से संबंधित हो, तो उसमें उचित कक्षा योजना बनाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि कक्षा का निर्माण रणनीति है जिसमें ये आवश्यक है। इसी प्रकार से अपना अगला पॉइंट है कक्षा का आयोजन। तीसरा है रणनीतियों में है अब कक्षा का आयोजन कैसे होगा। अपन का टॉपिक चल रहे हैं सही कक्षीय वातावरण तैयार करना, यानी कक्षा का वातावरण अनुकूल हो, बच्चा जिसमें स्वतंत्र हो, स्वतंत्रता हो, उसी के साथ उचित कक्षा योजना है और कक्षा का आयोजन। अब कक्षा का अनुदेशन है तो ये कक्षा के अंतर्गत ही होगा, कक्षा के अंदर ही होगा, कक्षा में जो क्रियाएं होगी वो सारी होंगी। एक क्षेत्र में मतलब सीमित क्षेत्र में होना कक्षा कक्ष अनुदेशन रणनीति
जिससे क्या हो कि कक्षा में तकनीकी का प्रयोग करना है शिक्षक को। तो कक्षा का आयोजन यानी तकनीकी का, प्रौद्योगिकी का जो प्रयोग करना है, बच्चों को समझाना है, उसका आयोजन किस प्रकार से हो। तो एक शिक्षक को क्या होता है, अगर शिक्षक को कोई भी कक्षा में किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता या किसी भी चीज का अगर प्रयोग करना है या फिर कोई बच्चे को तकनीकी के क्षेत्र में कोई चीज समझानी है, तो उससे पहले क्या होता है कि एक शिक्षक को अपने जो प्रिंसिपल होते हैं उनसे परमिशन लेनी होती है, सारी व्यवस्थाएं करनी होती है। क्योंकि परमिशन लेनी है, परमिशन लेंगे तो थोड़ा सारी व्यवस्थाएं करनी होती है कि इसमें कौन सी साइड सामग्री होगी, इसमें लाइट की व्यवस्था कैसे होगी, या कंप्यूटर की व्यवस्था करनी है, या कौन सी ऐसी चीज है जिनकी व्यवस्था करनी है तकनीक से जुड़ी हुई। तो उसके लिए पहले कक्षा का आयोजन करना होता है। कोई भी चीज की अपन पहले भी अगर तैयारी करते हैं, किसी का प्रारूप तैयार करना है या रूपरेखा तैयार करनी है, तो उसमें पहले हमको जगह देखनी होती है, वहाँ का वातावरण देखना होता है, उसमें कौन सी सुविधा है, कौन सी नहीं है, चीज देखनी होती है। तो इसलिए अगर कक्षा का आयोजन करना है तो कक्षा का अनुदेशन में, मतलब अनुदेशन का मतलब मैंने पहले बताया था आपको, इसका होता है सूचना देना, परामर्श देना, निर्देशन देना। तो ये सारी चीजें, अब ये सारी चीज कहाँ होगी, अनुदेशन की क्रिया कहाँ होगी, तो वो कहाँ होगी, कक्षा कक्ष में। तो जब कक्षा कक्ष अनुदेशन तुम्हें देना है तो उसके लिए हमको सारी व्यवस्थाएं देखनी होती है कि वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ पे उचित कक्षा योजना है या नहीं है, कक्षा का आयोजन मतलब जो है वहाँ पे व्यवस्था पूरी है या नहीं है, कि तकनीकी जो अपन को यहाँ पर करनी है तो वो सफल होगी या नहीं, वहाँ पे रोशनी की व्यवस्था बराबर है या नहीं, साउंड की है या नहीं, ये सारी चीज को अपन को देखनी पड़ती है। कक्षा का आयोजन इसमें कक्षा की व्यवस्थाओं से है जिसमें तकनीकी का प्रयोग भी हो सके। तो तीसरा पॉइंट उनका ये हो चुका है। इसी प्रकार से हमारा चौथा है विकसित दिनचर्या प्रक्रिया को सम्मिलित करना। चौथा है विकसित विकसित दिनचर्या प्रक्रिया को सम्मिलित करना, मतलब कक्षा का अनुदेशन करना है तो इसमें बनो मालूम विकसित दिनचर्या मतलब उनकी दिनचर्या क्या है, इसमें कक्षा कक्ष की दिनचर्या का क्या मतलब है। इसके अंदर शिक्षक को सकारात्मक विकसित नियमों को निर्मित करना होता है। इसके अतिरिक्त शिक्षक को इस प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करना होता है तथा अभ्यास के माध्यम से इन्हें मजबूत करना होता है। मतलब इसमें यही है कि विकसित दिनचर्या प्रक्रिया को सम्मिलित करना कि मतलब आपको कौन से दिन, तो हमको मालूम है कि अपन पहले से अगर कोई चीज दिवस बनाने हैं या कोई चीज आयोजित करनी है तो उसके लिए दिन फिक्स होता है, डेट फिक्स होती है, हर चीज की टाइमिंग होती है कि इस टाइम में तुम्हें ये करना है। अगर निश्चित नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तो तैयारी नहीं हो पाएगी, नगरने की तैयारी नहीं हो पाएगी, किसी भी प्रकार की नहीं होगी, क्योंकि किसी भी कार्य करने से पहले उसकी पूरी रणनीति तैयार करनी होती है। तो विकसित दिनचर्या प्रक्रिया को सम्मिलित करना है, किस माध्यम से करना है, किस माध्यम से पढ़ाना है, किस माध्यम से जो कार्य कर रहे हैं, कक्षा का अनुदेशन जो नीति तैयार कर रहे हैं, तो बालकों को कैसे करेंगे। क्योंकि एक चीज अपने पढ़ी, अनुदेशन का माध्यम क्या हो सकता है, अनुदेशन का कोई भी माध्यम हो सकता है ना, जरूरी है शिक्षक के द्वारा ही, किसी अनुभवी व्यक्ति के द्वारा भी हो सकता है, या फिर कोई तकनीकी जैसे कि प्रोसेस है जैसे अनुदेशन वाली, जो कंप्यूटर अनुदेशन है, रेडियो है, फिल्म स्क्रिप्ट है, काफी चीजें होती हैं जिनके माध्यम से आप वो कर सकते हैं। तो इसमें कौन सी प्रक्रिया को सम्मिलित करा जाए, तो ये सारी चीज को इसमें देखा जाता है। और सम्मिलित करने से पहले ये चीज देखी जाती है कि जो प्रक्रियाएं सम्मिलित की हैं तो वो शिक्षक उनको किस प्रकार से सफल बनाते हैं। तो इस प्रकार से प्रक्रिया को सम्मिलित करना और उसका माध्यम क्या रखना है और इसमें अभ्यास किसका करना है, कौन से टॉपिक्स क्लियर कर रहे हैं, तो ये सारी प्रक्रियाएं को सम्मिलित किया जाता है। मतलब अगर कक्षा रणनीति तैयार करनी है तो ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर अपन को कक्षा का अनुदेशन करना है, बालकों को सिखाना है, किसी को परामर्श देना है, निर्देशन देना है, या फिर कोई भी सूचना देनी है, कुछ भी करना है, तो उसमें ये सारी चीज बहुत जरूरी है। कक्षा का वातावरण तैयार करना है क्योंकि अनुदेशन जो होता है वो कक्षा के अंदर ही होता है, तो इस वजह से ये सारी चीज इसी में आती है। तो सही कक्षीय वातावरण तैयार करना, क्योंकि इसमें सही वातावरण ये है कि प्रजातांत्रिक गुणों का विकास होना है, स्वतंत्र होना चाहिए, बच्चे के मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए, जिससे कि वो कोई तनाव में लेके कोई चीज अगर वो बोलना चाहता है वो बोल ना पाए, और उसके जो विचार हैं वो किसी के सामने ना आ पाए, उसके अंदर ही वो विचार रह जाए। इसलिए शिक्षक को कहते हैं ना कि ऐसा हो जिससे बालक स्वतंत्र हो सके।
स्वतंत्र रूप से सोच सके और अपने आप को प्रदर्शित कर सके, दूसरों के सामने वो रख सके। तो ये सारी चीज कक्षा कक्ष अनुदेशन पर डिपेंड करती है कि एक शिक्षक बालक को कैसी स्वतंत्रता देता है, उसको किस माध्यम से समझाता है, कौन सी भाषा से समझाता है, किस प्रकार से समझाता है, शिक्षक पर डिपेंड करता है। इसी प्रकार से विकसित दिनचर्या और प्रक्रिया को सम्मिलित करना, मतलब इसमें यही है कि दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए। जब कक्षा का अनुदेशन है तो किस प्रकार से, जैसे कि अपन को मालूम है कि सर्दी गर्मी बरसात मौसम होते हैं बन के, तो एक आपने देखा होगा गवर्नमेंट स्कूल है या प्राइवेट स्कूल सब है, तो इसी प्रकार से बच्चों की आयु के स्तर से, जैसे कि छोटे बच्चे जब गर्मियाँ होती हैं तो उनको सुबह का कर देते हैं, और फिर सर्दी आ जाती है तो उनको 12 बजे का टाइमिंग कर देते हैं, चेंज कर देते हैं कि 10 बजे से स्कूल 4 का चला देते हैं, मतलब ऐसा मौसम के हिसाब से स्कूल की टाइमिंग बदल देते हैं। उसी प्रकार से कक्षा का जो अनुदेशन होता है इसमें भी एक फिक्स डे फिक्स दिन सब चीज होती है, व्यवस्थाएं होती है, ये सारी चीजें विकसित कर दी जाती है। उसी प्रकार से प्रक्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है कि कौन सी प्रक्रिया, कैसा माध्यम, क्या चीज होगी जिसके कारण कक्षा का अनुदेशन तैयार हो सके। तो इसमें एक चौथा पॉइंट अपना हो सकता है। अब अगला है अपन का पांचवा है उचित कार्यों का प्रबंधन। उचित कार्यों का उचित कार्य प्रबंधन यानी कक्षा का अनुदेशन है तो कार्य उचित, जो बच्चों को आगे उनके उद्देश्यों की प्राप्ति करा सके, उनके व्यवहार में परिवर्तन ला सके, उन कार्यों का प्रबंध करना। कक्षा का अनुदेशन में उन कार्यों का प्रबंध करना और उसमें ये सोचना कि ये सब सार्थक होंगे या नहीं, शिक्षक के लिए सार्थक है या नहीं, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसमें ये चीज सोचना कि किन परिदृश्यों के छात्रों को शामिल करना है, उनकी क्षमताओं में वृद्धि हो, मतलब ऐसे कार्य हो, ऐसी तकनीकी हो जिससे कि छात्रों की उसको सोच है कि हाँ इन कार्यों से मेरा कुछ उद्देश्य मिल रहे हैं, मेरा व्यवहार परिवर्तन हो सकता है और मैं कुछ इनसे सीख सकता हूँ। एक शिक्षक ऐसे प्रयास करे, सार्थक प्रयास करे जिससे बच्चों के उद्देश्य की पूर्ति हो जाए, और किन कार्यों से हो, किस प्रकार से हो, ये सारी चीज का ध्यान रखना एक शिक्षक का दायित्व होता है। और किन परिदृश्यों के माध्यम से कि मतलब शिक्षक को चाहिए कि ऐसी कौन सी कोई चीज हो जिससे कि बच्चों की क्षमताओं में वृद्धि हो सके। क्षमता मतलब मालूम है उसकी योग्यता, उसकी सहन शक्ति, क्षमता तो किसी भी प्रकार की हो सकती है बालकों में, विद्यार्थियों में, कि उसकी कार्य करने की क्षमता कितनी है, उसकी कैपेसिटी कितनी है। और कार्य का मतलब यानी ऐसे कौन से कार्य हैं, क्योंकि जब भी अगर कक्षा का अनुदेशन कर रहे हैं, अगर दे रहे हैं तो उसमें बच्चे का आयु, मानसिक स्तर, ये सारी चीजों को ध्यान में रखे अपन करते हैं। तो अगर ये सारी चीजों को अगर एक शिक्षक ध्यान नहीं रखेगा तो वो अपना शिक्षण कार्य, जो अनुदेशन का कार्य जो भी है वो उसको पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी रणनीति तैयार की जाती है तो बालकों के मानसिक स्तर को देखते हुए और उनकी क्षमताओं को देखते हुए, आयु, योग्यता, मानसिक स्तर, ये सारी चीजों को देखते हुए ही शिक्षक को कक्षा का अनुदेशन की रणनीति तैयार करनी होती है कि वो उसका माध्यम क्या होगा। ये सारी चीजें शिक्षक पर डिपेंड करती है, वो अपनी योजना तैयार करता है, कैसे है ये योजना, सही है या नहीं है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। उचित कार्यों का प्रबंधन करना, अगर शिक्षण की मतलब एक विद्यार्थी की क्षमताओं में वृद्धि कैसे होगी, कैसे नहीं होगी, कौन से कार्यों से होगी, तो उन कार्यों का प्रबंध करना कि सही है या नहीं, कार्य शिक्षक का देखने का है और विद्यार्थी इसमें अपना देने की कैसे करूँ कैसे ना करूँ, ये सारी चीज इसमें डिपेंड करती है। अगला पॉइंट है अपना निर्देश के लिए तैयारी करना। अब निर्देश कैसे होंगे, क्यों होंगे, तो ये सारी चीज इसमें आएगी। क्या पॉइंट है मैं इधर लिख देती हूँ आपको। छठा है निर्देश के लिए तैयारी करना। निर्देश की तैयारी कौन करेगा, शिक्षक, और निर्देश किसको देगा, विद्यार्थियों को। मतलब शिक्षक विद्यार्थी को निर्देश देगा कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी पढ़ाई करनी है, कौन सी पाठ्यपुस्तक क्लियर करनी है, अनुशासन की समस्या आएगी या नहीं आएगी, ये सारी चीज कौन देखता है, शिक्षक। कौन सी इकाइयों की तैयारी में छात्रों को शामिल करना है, किन छात्रों को करना है, इसका नियोजन, क्रियान्वयन, मूल्यांकन, ये सारी चीज में आती है।
छात्रों के अधिगम को नवीन स्वरूप प्राप्त होता है। यानी इसमें देखेंगे निर्देश तैयारी में नियोजन है, मूल्यांकन है, निर्देश। इससे पता ही है निर्देश अनुदेशन का वो है, निर्देश के मालूम है अनुदेशन में निर्देश शामिल है। कि कौन देगा निर्देश? शिक्षक। शिक्षक देगा और शिक्षक अगर इसका तैयारी करता है कक्षा कक्ष अनुदेशन में, तो वो ये चीज देखेगा कि बालक की क्षमता के अनुसार देखेगा, उसका इससे उद्देश्य प्राप्ति हो रही है नहीं हो रही है वो देखेगा, और किस पाठ योजना को किस प्रकार से बनाना है, बच्चों में कैसे इसमें अधिगम आए, बच्चा कैसे सीखे, ये सारी चीजों का ध्यान को रखना है शिक्षक। और शिक्षक ही निर्देश देता है कि कौन सी इकाइयों का अध्ययन करें और किन के लिए करें और इनका क्रियान्वयन कैसे करें और इनका मूल्यांकन कैसे करें, कि जिससे कि छात्रों के अधिगम को एक नवीन स्वरूप प्राप्त हो जाए। तो जो समस्या है, तो निर्देश की तैयारी करेगा तो उसमें पहले क्या देखेगा? वो छात्रों की समस्या। क्या देखेगा इसमें? छात्रों की समस्या। अब समस्या देखेगा फिर क्या होगा? समस्या देखने के बाद उसके उपाय ढूंढेगा कि समस्या ये है, इसका निराकरण कैसे हो सकता है, निराकरण कैसे होगा, इसका क्रियान्वयन कैसे होगा, है ना, नियोजन कैसे होगा और इसमें मूल्यांकन कैसे होगा। ये सारी चीज एक शिक्षक क्या करता है? सभी में देखेगा कि हाँ ये सारी चीज कैसे पूर्ण हो सकती है। तो निर्देश की तैयारी से पहले बालकों की सारी चीजों को वो करेगा कि जिससे कि अधिगम हो सके, किसमें? छात्रों का अधिगम के लिए। तो इसी प्रकार से निर्देश कक्षा का अनुदेशन है कि सारी चीज तैयार शिक्षक करेगा, उसके माध्यम से छात्रों के अधिगम की रूपरेखा को देखेगा कि बच्चे ने कितना सीखा, कितना नहीं सीखा। इसी प्रकार से अगला है उचित प्रबंध विभाग। अपने ये सारे पॉइंट आ गए निर्देश की तैयारी में, अपने ये सारी चीज समझनी है कि कक्षा का अनुदेशन रणनीति तैयार करने के लिए शिक्षक को क्या करना होता है। तो अब सातवां है उचित प्रबंध विभाग। क्योंकि विभाग को तो मालूम है कि शिक्षक का विभाग कैसा होना चाहिए? निष्पक्ष होना चाहिए। निष्पक्ष होगा तभी शिक्षक कार्य सफल होगा। अगर शिक्षक का व्यवहार निष्पक्ष नहीं है, भेदभावपूर्ण है, तो बालक कभी भी कक्षा कक्ष अनुदेशन में रुचि नहीं लेगा और उसकी एक शिक्षक के प्रति जो उसकी रुचि है वो वहीं पर खत्म हो जाएगी और उसकी अध्ययन रुचि भी खत्म हो जाएगी और जो सीखना चाहता है वो कभी नहीं सीख पाएगा। इसलिए उचित प्रबंध व्यवहार इसमें यही है कक्षा कक्ष अनुदेशन में कि विद्यार्थी के प्रति जो व्यवहार है वो निष्पक्ष हो। और इसी प्रकार से रणनीति में जो कक्षा में व्यवहार चर्चा की जाती है उसमें संवाद के माध्यम से कक्षा कक्ष की दिनचर्या और प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने संबंधी गतिविधियों पर विचार विमर्श किया जाता है। इसमें छात्रों को उनको लागू करने में सुझाव मांगे जाते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर इन्हें संपादित भी किया जाता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि स्कूल में वर्षभर चलती रहती है, अनुदेशन की प्रक्रिया क्या होती है? वर्षभर चलती है और समय समय उनका क्या होता है? मूल्यांकन किया जाता है। और क्यों किया जाता है? क्योंकि सुचारू व्यवस्थित रूप से चलती रहे और ये एक सफल शिक्षक के लिए उपयोगी होती है। ये सारी रणनीति जो तैयार की गई है उचित प्रबंध विभाग निर्देश की तैयारी, तो उसमें क्या होता है कि एक शिक्षक जो है उसका कार्य जब ही सफल होगा कि जब वो ध्यान रखेगा कि जो महाविद्यालय विद्यालय में जो साल भर जो चीजें चलती है, प्रक्रियाएं चलती हैं, कि उनकी कैसे सुझाव हो, छात्रों को लागू कैसे हो और ये व्यवहार में परिवर्तन कैसे हो। तो इन सारी चीजों के लिए कक्षा का अनुदेशन की रणनीति तैयार करनी होती है। अनुदेशन भी यही है कि कक्षा में कौन सी चीज देनी है, कौन सी नहीं देनी है, बालकों को कैसे वातावरण तैयार करना है, कैसे क्या करना है, ये सारी चीज एक रणनीति के अनुसार ही होती है। अपन को मालूम, हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए पहले से रणनीति तैयार करते हैं, हर चीज के लिए तो उचित रणनीति तैयार करनी होगी। उसी प्रकार से कक्षा का अनुदेश की रणनीति का अपने 7 पॉइंट हो गए हैं। इसमें था सही कक्षीय वातावरण तैयार करना, कि कैसा वातावरण हो जो सही हो। अब ये सारी चीजें देखते हैं कि सही वातावरण किसके अनुसार सही, एक बालक के, एक विद्यार्थी के। तो ये सारी चीज किस पे आती है कि सही कक्षीय वातावरण, क्योंकि एक महाविद्यालय विद्यालय में मैन कौन होता है? प्रिंसिपल। जो प्रिंसिपल होते हैं उनके नीचे शिक्षक कार्य करते हैं, तो उनके आदेश को कौन मानता है? यानी जो प्रिंसिपल के आदेश को मानेंगे, यानी प्राचार्य होने के जो आदेश को मानेंगे वो शिक्षक मानेंगे। वो शिक्षक मानेंगे तो शिक्षक मान के उसको किसमें फॉलो करेंगे? वो एक विद्यार्थी के
कि जो क्रियाएं हैं उनमें विद्यार्थी को ज्ञान देना है, उनको पाठों में कैसे तैयार करनी है, सही वातावरण कैसे बनाना है, ये सब शिक्षक देखते हैं। तो इसी प्रकार से सारी चीजों को देखते हुए, कक्षा अनुदेशन रणनीति में देखते हुए तो सही कक्षा वातावरण तैयार करना जिससे कि अनुदेशन में कोई समस्या ना आए, बालकों का अध्ययन जो कार्य है वो उचित होता है। इस वजह से एक सही कक्षा वातावरण तैयार करना एक सफल शिक्षक का दायित्व होता है। और सफल शिक्षक जब भी प्रभावी शिक्षण कर सकता है जब उसको सही वातावरण मिलेगा, या अपन कहते हैं ना कि बच्चे को अगर परिवार में पालना है, अगर उसको सही अच्छे संस्कार देने हैं, उसको अच्छे से रखना है, अनुशासन में रखना है, तो पहले कहते हैं परिवार का माहौल बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर परिवार का माहौल ही अच्छा नहीं है तो उसको उचित वातावरण नहीं दे सकते। एक तो चीज ये होती है। दूसरा होता है कि परिवार का वातावरण के अलावा हम देखते हैं कि गली संस्कृति, हमने पढ़ी है कि गली मोहल्ले की संस्कृति, इस क्यों कहा गया है? तो इसलिए कहा गया है कि बालक जब घर से निकलता है तो वो बाहरी लोगों के संपर्क में आता है, आसपास के वातावरण के संपर्क में आता है, तो उनसे भी काफी चीजें सीखता है। कहते हैं ना, देखने से सुनने से सारे ज्ञान आ जाते हैं। आते ही एक इंसान देख रहा है, सुन रहा है, बोल रहा है, तो ये सारी चीजें उसके बाद कहीं ना कहीं देख रहा होगा, इस वजह से वही वो बोल रहा है। तो अगर बच्चा जैसे कभी कभी गलत शब्द बोलता है, अनुशासनहीनता करता है, तो क्या सोचते हैं अरे वहां से सीख गया, वहां से सीख गया, ये चीज होती है ना। लेकिन वो सीखना क्या होता है, परिवार पर डिपेंड करता है। अपन कहते थे बाहर से सीखा है, लेकिन बाहर से नहीं, क्योंकि जो भी चीज अगर गलत चीज सीखा है तो कहते हैं कि बाहर से सीखा है, अच्छी सीखा है तो कहते हैं परिवार से सीखा है। तो इसलिए ये चीज वो होती है, ये सब डिपेंड करता है परिवार पर। बच्चा परिवार के माहौल को देख के ही बच्चा सीखता है, और बाहर जाके वो उन चीजों को और पक्का करता है कि नहीं सही है कि नहीं है, फिर वो अपने दिमाग में बैठा लेता है। जैसे उसकी गलती पर हंसने लगे तो सोचेगा गलती करी, बहुत अच्छा किया मैंने, है ना, होता है ना कि गलती करने के बाद कोई हंसने लग जाता है। और कई ऐसे होते हैं जो उनको भी दे देते हैं, चलो से कोई बात नहीं, गलती कर दी, हंसी को भी मुस्कुरा देते हैं। लेकिन अगर उस गलती करने पर भी पहली बार ही बच्चे को समझा दिया जाए कि गलत चीज है, हंसने वाले ये तुम्हें और ज्यादा वो कर रहे हैं, किसी तुम और गलतियां करो, तो बच्चे को समझा दिया जाता है। इसी प्रकार से जो अनुदेशन है ये भी परामर्श है, मालूम है कि कक्षा का परामर्श कैसे देना है, निर्देश कैसे देने हैं। तो इसके लिए एक अच्छा वातावरण तैयार करना जिससे कि बच्चे को जो भी तकनीकी संबंधी कोई भी संबंधी कोई परेशानी न हो, उसका अधिगम अच्छे से हो जाए, इसलिए सही कक्षा वातावरण तैयार करना आवश्यक है। उसी प्रकार से दूसरा पॉइंट था बनता उचित कक्षा योजना। यानी उचित कक्षा योजना कैसे बनाएंगे, योजना ऐसी कैसे होगी कि वो उचित हो। तो इसमें यही था कि शिक्षक को छात्र कक्षा में अनुकूल बनाना, वातावरण सही रखना, गतिविधियों में भागीदारी की जो शिक्षण कार्य गतिविधियां वो अच्छी हो, तो इसलिए कक्षा की योजना तैयार करना कि जो भी गतिविधि करनी है वो किस प्रकार से होगी, कैसे नहीं होगी, उसकी योजना तैयार करना। कक्षा का आयोजन, अब कक्षा का आयोजन होगा किसी टॉपिक, तो कक्षा का आयोजन यानी कक्षा में कौन सी तकनीक का प्रयोग करना है, कौन सी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना है, किस प्रकार से करना है, किन माध्यमों से करना है, किस अभ्यास कार्य से करना है, ये सारी चीज कक्षा के आयोजन में आती है। इसी प्रकार से अपना अगला टॉपिक था विकसित दिनचर्या और प्रक्रिया को सम्मिलित करना। यानी विकसित दिनचर्या और प्रक्रिया को सम्मिलित करना कि ये क्रियाएं जो भी कक्षा का अनुदेशन रणनीति के बनाने में जो क्रियाएं काम आएंगी, जो रणनीति पर तैयार कर रहे हैं, तो वो कौन सी प्रक्रियाएं होंगी, कौन सी विधि होगी, कौन सी प्रविधि होगी, जिसके माध्यम से जो कक्षा का अनुदेशन है वो अच्छे से सफल हो जाए और शिक्षण हमारा प्रभावशाली हो जाए। इसलिए शिक्षक को प्रक्रियाओं का ध्यान रखना चाहिए कि ये क्रिया होगी, ये दिन होंगे, विकसित होगा या नहीं होगा, सफल होगा नहीं होगा, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए कार्य तैयार करना चाहिए और प्रक्रिया को सम्मिलित करना चाहिए। उसी प्रकार से पांचवा था उचित कार्य का प्रबंध। अब उचित कार्य का प्रबंध यही है कि कौन से कार्य शिक्षक को करने हैं, कौन से विद्यार्थी को करने हैं, किस प्रकार करने हैं, किन साधनों के माध्यम से करने हैं कि वो जिससे सफल हो सके। तो कक्षा का अनुदेशन की रणनीति में उचित कार्य प्रबंध, यानी अपन जरूरी नहीं कक्षा कक्षा अपन बाहर की भी वो चीज करते हैं, तो हर चीज के लिए उचित चीजों को ढूंढते हैं कि सही होगी या नहीं होगी, पहले सोचते हैं। कोई भी चीज अपन अनुसंधान वगैरह क्यों करते हैं कि मालूम है सही गलत का अपन मालूम से पहले सोच लेते हैं कि रूपरेखा तैयार करनी नहीं करनी है, किसका प्रयोग करना है, किसका नहीं करना है, तो इसलिए उचित कार्य का प्रबंध करते हैं और करते हैं। इसी प्रकार निर्देश की तैयारी, जब ये सारी रणनीति बन जाती है तो इसको सफल करना, ना करना, निर्देश विद्यार्थी को देना कि विद्यार्थी इसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए निर्देश की तैयारी में यही है कि शिक्षक कब निर्देश दे, कैसे निर्देश दे, कि निर्देश की तैयारी जब होगी जब छात्रों का एक शिक्षक अनुशासन देख लेगा। अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि क्या है अनुशासन, मतलब बच्चा अनुशासित है या नहीं है, जो कक्षा क्रिया करनी है उसके प्रति वो तैयार है या नहीं है, उसका
बाद में शिक्षक में निर्देश की तैयारी करता है। उसी प्रकार से उचित प्रबंध व्यवहार, उसके बाद कक्षा कक्षा अनुदेशन में उचित जो वो कक्षा कक्षा का जो व्यवहार है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी तो इस वातावरण के लायक तैयार हुआ है नहीं हुआ, शिक्षक छात्रों में कोई चीज आई या नहीं आई, शिक्षक का व्यवहार कैसा था, विद्यार्थी का व्यवहार कैसा था, तो ये सारा उचित प्रबंध कौन देखेगा, एक शिक्षक। और क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा, जो छात्रों का विचार विमर्श की जो हुआ है वो कैसा था कैसा नहीं था, उचित था या नहीं था, तो इसको सफल बनाने के लिए और शिक्षण कार्य और कक्षा का अनुदेशन रणनीति तैयार करने के लिए सातों पॉइंट आपके क्लियर हो गए हैं। और ये टॉपिक भी क्लियर हो गया है, क्योंकि जो तुम्हारा सेकंड यूनिट है उसका जो सेकंड यूनिट का जो पहला पॉइंट था प्रभावी शिक्षण का अर्थ होता है, उसके अंदर ये अनुदेशन कक्षा का अनुदेशन रणनीति थी, तो उसके अंदर यह टॉपिक क्लियर हो गया है, सातों पॉइंट हो गए हैं। और आपको नहीं समझ में आए तो आप इसको और पूछ सकते हो और बता सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही।